तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आ सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने इसमें पार्ट नंबर 7 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 8 रहने वाला है और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन तो करवाता ही हूँ, साथ ही में उसका उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट 2 और 3 वाला क्वेश्चन होने वाला। तो चलिए इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो यदि आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे पहले की, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं और इससे पहले की वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला वो आपका रहने वाला है कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 महत्वपूर्ण हम लोग को अंतर बताने हैं, यानी कि भेद बताने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दोनों एक साथ में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा एक साथ में, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर अलग से आ जाएगा तो केवल आप सक्रिय प्रतिरक्षा आएगा तो इतना लिख देना, और अगर निष्क्रिय प्रतिरक्षा आएगा तो इतना लिख देना, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और साथ में अक्सर ये आता है, साथ में आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा कि साथ में आपको क्या क्या लिखना है। उसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 महत्वपूर्ण भेद। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आप बताएंगे सक्रिय प्रतिरक्षा में कि इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है इसमें शरीर की जो अपनी खुद की जो कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण, यानी कि जब कोई संक्रमण होने लगता है तो उसके प्रति प्रतिरक्षी विकसित करते हैं, यानी कि संक्रमण से बचने के लिए, वो संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी विकसित करती है। ये आपका होता है सक्रिय प्रतिरक्षा। अब वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप बताएंगे कि ये प्रतिरक्षी कैसे बनाए जाएंगे निष्क्रिय वाले। तो आप इसमें बताएंगे कि ये प्रतिरक्षी आपको किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। तो ये आपका होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा और ये आपका होता है सक्रिय प्रतिरक्षा। तो ये आपकी क्या होगी, परिभाषाएं हो गई। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर देना, परिभाषा आपकी हो जाएगी, आपको नंबर मिल जाएंगे। और निष्क्रिय आएगा तो यहाँ से यहाँ तक कर देना, इसमें नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग इसमें दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि सक्रिय प्रतिरोध को उत्पन्न करने के लिए शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा सक्रिय प्रतिरक्षा में। वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। तो आपका ये तीसरा और दूसरा पॉइंट हो गया निष्क्रिय प्रतिरक्षा में भी। तो दो पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। तीसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा जो आपका होता है यह उत्पन्न होने में समय लगता है शरीर में, ठीक है। और वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा की जब बात करेंगे तो इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, शरीर को जो प्रतिरक्षा होती है वो जल्दी प्राप्त हो जाती है, लेकिन वहीं पर सक्रिय प्रतिरक्षा में समय लगता है। ये चीज आपको वहां पर याद करना है। आगे आप बताएंगे चौथा पॉइंट सक्रिय प्रतिरक्षा में कि यह लंबे समय तक बनी रहती है। यानी कि इसको समय तो लगता है सक्रिय प्रतिरक्षा को बनने में, लेकिन जब ये बन जाता है तो आपका ये लंबे समय तक रहता भी है। लेकिन वहीं पर जो आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है ये जल्दी बन तो जाता है लेकिन बहुत कुछ समय में ही आपका, कह सकते हो आप लोग, कुछ समय के लिए ही काम करता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण की जब हम लोग बात करेंगे तो उदाहरण में आप बता सकते हैं। पहला की सक्रिय प्रतिरक्षा में चेचक के प्रति जो प्रतिरक्षा होगी वो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा होगी। और जो उदाहरण में आप लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बताएंगे टिटनेस के प्रति प्रतिरक्षा जो आपका होता है प्रतिरक्षा, वो आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मतलब आगे बढ़ाता हूँ। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि टाइफाइड का कारक
लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि टाइफाइड का कारक क्या होगा, लक्षण क्या होगा, साथ ही में रोकथाम भी हमको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है टाइफाइड वाला। एक नंबर में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि टाइफाइड के कारक का नाम बताओ, और साथ ही में 2 नंबर और 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले बताना है टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड के कारक के बारे में, लक्षण के बारे में, रोकथाम के बारे में, सारी चीजें हमको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर में बताएंगे, क्या बताओगे आप लोग बताओगे कि टाइफाइड जो रोग होता है आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आगे बताएंगे कि यह रोग आपका सामान्यतः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। वैसे तो और भी आयु वर्ग के बच्चों में ये चीज होती है, लेकिन जो सामान्यतः होता है ज्यादातर आपका 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का जो संचरण होता है वो घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन से होता है, यानी कि जब घरेलू मक्खी से संक्रमित भोजन जब हम लोग खा लेते हैं तो उससे टाइफाइड रोग हम लोग को हो जाता है। वैसे तो सभी प्रकार के आयु वर्ग में ये रोग होता है, लेकिन जो सामान्यता बात करेंगे तो 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में रोग ज्यादा फैलता है। इस प्रकार से टाइफाइड क्या हो गया मैंने आपको बता दिया। टाइफाइड का जो कारक है उसको भी मैंने आपको बता दिया कि टाइफाइड रोग जो आपका होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अब हम लोग यहाँ पर टाइफाइड के लक्षण के बारे में समझ लेते हैं। तो टाइफाइड के लक्षण में आप बताएंगे कि टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण है। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि मस्तिष्क पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है, यानी कि टाइफाइड के लक्षण में आप बताएंगे कि सर में दर्द होता है, और साथ ही में टाइफाइड जो ज्वर होता है, यानी कि जो बुखार होता है टाइफाइड, वो आपका दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है, यानी कि दोपहर के बाद ये ज्यादा बढ़ जाता है। और संक्रमण के प्रथम में प्रत्येक दिन, यानी कि प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर जो आपका होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। क्या होता है, संक्रमण के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दिन जो आपका शारीरिक ज्वर होता है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। तो यही क्या है आपका टाइफाइड के लक्षण है। अब हम लोग टाइफाइड के लक्षण के बारे में समझ गए हैं, रोकथाम के बारे में समझते हैं अब हम लोग, और साथ ही में परीक्षण एवं उपचार के बारे में समझते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं परीक्षण, रोकथाम एवं उपचार के बारे में। इसमें आप बताएंगे कि इसका परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। इसका परीक्षण किससे किया जाता है? विडाल परीक्षण के द्वारा हम लोग टाइफाइड रोग का जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये रोग टाइफाइड रोग है किसी व्यक्ति में या नहीं है। तो कौन सा परीक्षण कराया जाता है? विडाल परीक्षण कराया जाता है टाइफाइड रोग में। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप बताएंगे शिशुओं को, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको टैब का टीका लगवाना चाहिए। अब टैब का फुल फॉर्म ये होता है, टैब का मतलब ये होता है, क्या होता है, टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि टाइफाइड के प्रति जो इम्यूनिटी जो मजबूत करने का काम होता है वो पर टाइफाइड आपकी टैब का जो टीका होता है इससे ही होता है। इसलिए हम लोग को शिशुओं को टैब का टीका लगवाना चाहिए। और टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव जो आपका होता है वो 3 वर्षों तक बना रहता है, यानी कि जब हम लोग एक बार टीका करवाते हैं तो वो 3 वर्षों तक उसका प्रभाव रहता है। अगला पॉइंट ऐसे बताएंगे कि आसपास सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि घरेलू मक्खी की वजह से चीजें फैलती हैं, और इसीलिए हम लोग को साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए आसपास में, और साथ में भोजन को ढक कर रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आप बताएंगे कि बाजार की जो खुली वस्तुएं होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब बाजार वगैरह में आप जाते हो ना, तो वहाँ पर बहुत लोग समोसा बना कर रख देते हैं ऐसे खुले में, वहाँ पर मक्खी वगैरह आती है, धूल मिट्टी आती है, तो उनको भी हम लोग को नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होता है, टाइफाइड रोग फैल जाता है। तो इस प्रकार से टाइफाइड का कारक, लक्षण, रोकथाम, परीक्षण सब मैंने आपको बता दिया है। सबको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि इंटरफेरेंस क्या है और प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व समझाइए। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या होता है इंटरफेरॉन, आइए समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो गया, आंसर में आप बताएंगे इंटरफेरेंस आपका एक कशेरुकी, आपका क्या है, कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन आपका एक कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित जो कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो इन कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। जो कि आपका इन कोशिकाओं को जो विषाणु होता है, विषाणु के खिलाफ, क्या कह सकते हो, विषाणु के संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह पहला पॉइंट आपका हो गया। आगे आप इसमें बताएंगे कि आइसैक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया था, यानी कि आइसैक्स और लिंडनमैन ने इस प्रकार के प्रोटीन की खोज की थी। और चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणु के गुणन को रोका जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इंटरफेरॉन बोलते हैं। आगे आप बताएंगे
कि इंटरफेरॉन जो आपका होता है विषाणु के केंद्रकीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते हैं। भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बताएंगे इंटरफेरॉन्स का उपयोग संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने हेतु किया जाता है, जिससे वे सूचना ग्रहण करके अपना बचाव कर सकें। तो इंटरफेरॉन क्या होता है मैंने इसे भी आपको समझा दिया, इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो इस वीडियो में हमने इतने ही प्रश्न करने थे। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए